यूपी ट्रिपल एस सी कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स का आज ये 8वां क्लास है। यह कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन के साथ-साथ यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल के क्लास में हमने इनपुट डिवाइस को बहुत ही डीप तरीके से कवर किया था। आज हम आउटपुट डिवाइसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जिसमें हम डिस्प्ले डिवाइसेस, प्रिंटर, प्लॉटर, आउटपुट ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, डेटा प्रोजेक्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम रहता है। आउटपुट डिवाइसेस जब कंप्यूटर के द्वारा मतलब सीपीयू के द्वारा प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में दिखाना होता है, तो कंप्यूटर अपने ही लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी फॉर्म में ही डेटा को एज ए आउटपुट देता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस उस बाइनरी फॉर्म को या मशीन लैंग्वेज में जो भी डेटा दिया गया है, जो भी प्रोसेस्ड डेटा इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसको ये टेक्स्ट फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट या ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइसेस का मुख्य कार्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा संसाधित डेटा, प्रोसेस्ड डेटा को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना और उसे मनुष्य के समझने योग्य, ह्यूमन के अंडरस्टैंड करने योग्य रूप में, जैसे टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो और ध्वनि में परिवर्तित करना होता है। तो आउटपुट डिवाइसेस मुख्य रूप से दो रूपों में डेटा को या इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। पहला है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखने वाला अस्थायी आउटपुट, टेम्पररी आउटपुट, जो बिजली बंद होने पर गायब हो जाता है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी आप इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन सीपीयू के द्वारा दिया गया है, उसको आप मॉनिटर पे देख रहे हैं, ठीक है। मॉनिटर पे देखने के बाद अब क्या होता है कि अब वो या तो हट भी सकता है, हाँ, तो वो टेम्पररी हो गया, और बिजली चली गई तो वो बंद भी हो सकता है, मतलब वो उसका डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। हार्ड कॉपी क्या बोला जाता है? प्रिंटर या प्लॉटर के द्वारा कागज पर छपा हुआ स्थायी आउटपुट जो भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रहता है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो यही जब आउटपुट को प्रिंटर या प्लॉटर के द्वारा उसे कागज पर प्रिंट कर दिया जाता है, तो वह हार्ड कॉपी बन जाता है और इसे हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक हुआ, बुक क्या होता है? एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, उस बुक को फिर उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को बुक के रूप में प्रिंट किया गया है, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक विजुअल डिस्प्ले डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे प्राथमिक और आवश्यक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जिसे तकनीकी रूप से विजुअल डिस्प्ले आउट यूनिट भी कहा जाता है, वीडीयू भी कहा जाता है। तो जो ये मॉनिटर होता है, ये प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के तकनीकी मानक। डिस्प्ले के तकनीकी मानक में सबसे पहला आता है रिजोल्यूशन, दूसरा आता है डॉट पिच, तीसरा आता है रिफ्रेश रेट और चौथा आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिजोल्यूशन होता है कितने पिक्सल्स है, उसे रिजोल्यूशन कहेंगे। डॉट पिच मतलब पिक्सल के बीच में जो न्यूनतम दूरी होता है, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, उसे क्या बोलेंगे? डॉट पिच। और रिफ्रेश रेट मतलब होता है कि स्क्रीन कितनी बार एक सेकेंड में अपडेट हो रही है, उसे मेजर करते हैं हर्ट्ज में। और रिस्पॉन्स टाइम, तो पिक्सल का रंग बदलने का समय जो कि माइक्रो सेकेंड में होता है, उसे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिक्सल, जिसको क्या कहा जाता है? पिक्चर एलिमेंट। यह किसी भी डिजिटल स्क्रीन की सबसे छोटी बुनियादी दृश्य इकाई है, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट होती है। स्क्रीन पर दिखने वाला हर चित्र हजारों लाखों छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। तो ये क्या है? पिक्सल। पिक्सल एक डिजिटल स्क्रीन की क्या है? सबसे छोटी बुनियादी दृश्य इकाई है, जिसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट, ठीक है। और ये किसी भी स्क्रीन पर जो स्क्रीन पर जो भी चित्र दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पे हजारों या लाखों की संख्या में डॉट्स के रूप में बने होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को पिक्सल कहा जाता है। रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन क्या होता है कि स्क्रीन पर क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल दिशा में मौजूद कुल पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। मतलब एक स्क्रीन पे जितने भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, सभी में जितने भी पिक्सल मौजूद होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? रिजोल्यूशन बोला जाता है। जैसे 1920 गुणे 1080 फुल एचडी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन की चौड़ाई 1920
स्क्रीन की चौड़ाई 1920 पिक्सल की है और ऊंचाई 1080 पिक्सल की है, मतलब इतने डॉट्स उस पे प्रेजेंट हैं। तो रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, चित्र उतना ही साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। तो हायर रिजोल्यूशन और उतना ही शार्प पिक्चर्स या वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया रिजोल्यूशन का मतलब। अब एक्सेप्ट रेशियो की बात करें, एक्सेप्ट रेशियो मतलब होता है स्क्रीन की चौड़ाई, विड्थ और उसकी ऊंचाई, हाइट को गणितीय अनुपात को एक्सेप्ट रेशियो कहते हैं। तो विड्थ को हाइट और विड्थ के मैथमेटिकल रेशियो क्या बोला जाता है इसमें, एक्सेप्ट रेशियो। जैसे अभी बताया मैंने कि ये क्या हो गया, पिक्सल के रूप में एक्सेप्ट रेशियो हो गया। जैसे पुराने मॉनिटर का एक्सेप्ट रेशियो 4:3 होता था, 4:3 होता था, जबकि आधुनिक वाइड स्क्रीन मॉनिटर का एक्सेप्ट रेशियो 16:9 होता है। ठीक है, फिर आता है डॉट पिच। डॉट पिच मैंने अभी बताया कि दो पिक्सलों के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डॉट पिच। तो स्क्रीन पर एक ही रंग के दो सबसे नजदीकी पिक्सल के बीच के विकर्ण दूरी डायगोनल डिस्टेंस को डॉट पिच कहा जाता है। इसे मिलीमीटर में मापा जाता है और डॉट पिच का मान जितना कम होगा इमेज की गुणवत्ता उतना ही बेहतर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पिक्सल के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट डायगोनल डिस्टेंस क्या कहलाता है, डॉट पिच कहलाता है। इसको मेजर किया जाता है मिलीमीटर में। ओके, और जितना कम डिस्टेंस होगा दो पिक्सलों के बीच में उतना ही उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। रिफ्रेश रेट की बात करें तो मॉनिटर की स्क्रीन एक सेकेंड में कितनी बार अपने चित्र को दोबारा खींचती या अपडेट करती है उसे रिफ्रेश रेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कंप्यूटर का मॉनिटर है, मॉनिटर के द्वारा अगर स्क्रीन को एक सेकेंड में स्क्रीन पर मतलब कितनी बार चित्र को दोबारा खींचा गया है, अपडेट किया गया है, मतलब रीड्रॉ किया गया है, रिफ्रेश किया गया है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं। और इसे किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। सामान्य मॉनिटरों का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज होता है, जबकि गेमिंग मॉनिटरों का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज या उससे अधिक होता है। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो किसी पिक्सल का एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में जो जितना समय लगता है उसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। देखिए, किसी पिक्सल को एक रंग से दूसरे रंग में पूरी तरह बदलने में जो समय लगता है उसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं और इसे मिली सेकेंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, जितना कम समय होगा तेज गति वाले दृश्यों जैसे गेमिंग और वीडियो में धुंधलापन उतना ही कम होगा। तो हाइयर रिस्पॉन्स टाइम अगर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें धुंधलापन होने की संभावना रहेगी। लेकिन सबसे लोअर जिसका रिस्पॉन्स टाइम होगा उसमें धुंधलापन बहुत ही कम होगा। ओके, अब आते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज पे। कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हैं जिससे डिस्प्ले बनते हैं या उसमें कौन कौन से तकनीक यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले है CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, और इसे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर भी कहा जाता है। यह सबसे पुरानी प्रकार की भारी बड़ा और पीछे की ओर निकला हुआ मॉनिटर होता था। जैसे आपने देखा होगा पहले जो मॉनिटर्स होते थे वो बहुत ही बड़े साइज के होते थे, मतलब पीछे बहुत ही बड़े साइज, उसमें क्या लगता था, उसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता था। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं तो इसके पिछले हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो तीव्र गति से इलेक्ट्रॉनों की बौछार करती है। तो अभी बताया मैंने कि जो CRT मॉनिटर्स होते हैं उनके बड़े साइज होने का क्या रीजन होता है, तो इसके पिछले हिस्से में इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है और यही इलेक्ट्रॉन गन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बौछार करते हैं। और स्क्रीन के पिछले हिस्से पर फास्फर नामक पदार्थ की कोटिंग होती है। तो जो अब इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन का बौछार हो रहा है उसके ठीक आगे और स्क्रीन के ठीक पीछे क्या होता है, फास्फर पदार्थ की कोटिंग होती है। और जब इलेक्ट्रॉन बीम फास्फर स्क्रीन से टकराती हैं तो फास्फर चमकने लगता है और चित्र का निर्माण होता है। तो यही जब इलेक्ट्रॉन की जो बौछार हो रही है इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा, तो इसके बीम जब फास्फर स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है, जब फास्फर स्क्रीन पे जाएंगे तो वो क्या होगा, फास्फर स्क्रीन चमकने लगेगा और इमेजेस फॉर्म होंगे। तो रंगीन CRT में 3 गन होती थी, लाल, हरा, नीला। ठीक है, RGB। दूसरा है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ओके, यह CRT की तुलना में बहुत पतला, हल्का, कम बिजली खाने वाला फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। सभी के घरों में LCD लगा होता है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें कांच के दो परतों के बीच एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता था।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें कांच के परत होते हैं, उस कांच के परत के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को जिसे उसको क्या बोला जाता है, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। जब इन क्रिस्टल में विद्युत करंट गुजरता है और जब इन्हीं क्रिस्टल के बीच में विद्युत करंट पास किया जाता है तो ये अलाइन हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और अपने भीतर से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं किसके बीच में, दो कांचों के बीच में, इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, मतलब विद्युत करंट को पास किया जाता है, तो ये मुड़ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं और भीतर से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। बैकलाइट की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। तो जो ये लिक्विड क्रिस्टल होते हैं इसके अंदर कोई प्रकाश नहीं बनता है इसके द्वारा। इसके इसलिए स्क्रीन के पीछे प्रकाश देने के लिए विशेष फ्लोरोसेंट लैम्प CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, का उपयोग किया जाता है। इसके एडवांस वर्जन को TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो ये जो LCD होते हैं इनके पीछे कोई भी स्वयं प्रकाश का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, स्क्रीन के पीछे लगाया जाता है फ्लोरोसेंट लैम्प जिसे कहते हैं CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प, और इसी का एक एडवांस वर्जन है TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इन दोनों के फुल फॉर्म को याद रखिएगा। इनका क्या काम रहता है, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का ये बैकलाइट प्रोवाइड करते हैं। दे बोथ प्रोवाइड्स बैक लाइट टू दी LCD मॉनिटर। नेक्स्ट बात करें LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर का, तो ये भी क्या होते हैं, LCD का ही एडवांस वर्जन है। ओके, तो यह कोई बिल्कुल अलग तकनीक नहीं है। LED मॉनिटर वास्तव में LCD मॉनिटर ही होता है। तो जो LED मॉनिटर होता है वो वास्तव में LCD मॉनिटर्स ही होते हैं, बस उसके थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। इसके डिफरेंसेस ही देख लेते हैं कि LED और LCD में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें केवल इतना बदलाव किया जाता है कि पीछे की तरफ लगी भारी और अधिक बिजली खाने वाली CCFL लाइट को हटाकर छोटे छोटे LED लाइट इमिटिंग डायोड का एक ग्रिड नेटवर्क लगा दिया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अब उसमें क्या था, बैकलाइट के लिए क्या लग रहा था, CCFL। ओके, तो उस CCFL को हटाकर इसमें क्या लग जाएगा, LED लाइट इमिटिंग डायोड का नेटवर्क लग जाता है जिसके थ्रू लाइट्स आते हैं। लाभ की बात करें LED के तो LCD की तुलना में बहुत कम बिजली खाता है और चित्र की कंट्रास्ट जो पिक्चर्स का इमेज होता है उसका रेशियो बेहतरीन कर देता है और इसका जीवन काल भी लंबा होता है एज कम्पेयर टू LCD का। तो अगर एज की बात करें तो LED जो होता है वो एज में अधिक होता है LCD से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर की, तो यह वर्तमान में सबसे उन्नत एडवांस और प्रीमियम डिस्प्ले डिवाइस है। कार्य सिद्धांत की बात करें तो इसमें भी किसी प्रकार का बैकलाइट नहीं होता है या आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की परत होती है जो विद्युत करंट मिलने पर स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो LED होता है इसमें अलग से बैकलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें खुद का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मतलब इलेक्ट्रिकल करंट पास होते ही उसमें से लाइट इमिट करने लगता है, मतलब वो सेल्फ इमिटिंग पिक्सल्स इसलिए कहलाते हैं OLED के द्वारा। लाभ की बात करें, ट्रू ब्लैक फीचर, जब स्क्रीन पर किसी हिस्से को पूरी तरह काला दिखाना होता है तो OLED उस हिस्से के पिक्सल को पूरी तरह से बंद कर देता है जिससे असीमित कंट्रास्ट रेशियो प्राप्त होता है। यह स्क्रीन बेहद पतली और लचीली बनाई जाती है, ठीक है। तो अब इसके ट्रू ब्लैक फीचर की बात करें तो क्या होता है इसमें कि अगर किसी स्क्रीन के हिस्से को बहुत ही ब्लैक दिखाना है, मतलब पूरी तरह से काला ही दिखाना है, तो OLED क्या करता है, उस हिस्से के पिक्सल को ऑफ कर देता है। अब ऑफ कर देगा तो वहाँ पे लाइट जाएगी नहीं और वो क्या करेगा, ब्लैक दिखाई देगा। और यही इसी कारण ये क्या होते हैं, इन्फिनाइट कंट्रास्ट रेशियो पा जाते हैं, इसको असीमित कंट्रास्ट रेशियो भी कहा जाता है। यह स्क्रीन बेहद पतली होती है और लचली भी बनाई जा सकती है। एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला है किसी डिजिटल स्क्रीन की सबसे छोटी बुनियादी दृश्य इकाई क्या होती है, अभी बताया था मैंने, पिक्सल होती है, ठीक। मॉनिटर स्क्रीन द्वारा चित्र को 1 सेकेंड में जितनी बार रीड्रा किया जाता है या रिफ्रेश किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट। और किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, ठीक है।
उसकी इकाई क्या है, हर्ट्ज। और किसमें मेजर, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट। तो दो पिक्सलों के बीच के न्यूनतम डिस्टेंस मतलब डायगोनल डिस्टेंस, विकर्ण दूरी को क्या कहा जाता है, और इसका मान कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। तो जितना कम होगा उतना हाई रेजोल्यूशन प्राप्त होगा, और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डॉट पिच। ओके। पुराने सीआरटी मॉनिटर्स के भीतर स्क्रीन पर चित्र चमकाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ की कोटिंग की जाती है। तो जो पुराने सीआरटी मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब्स हैं, उसके अंदर क्या मतलब प्रकाश के लिए या चित्र को चमकाने के लिए क्या यूज किया जाता था, फास्फर की कोटिंग की जाती थी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम्स आते थे, तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर टकराते थे, और टकराने के कारण उस पर चमक मतलब प्रकाश जनरेट करते थे। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, फास्फर। इस डिस्प्ले तकनीक में पिक्सल के पास स्वयं प्रकाश होता है और किसी बाहरी बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो से क्या बोलेंगे, ओएलईडी। इसमें क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बिजली पाते ही, करंट पाते ही, इलेक्ट्रिकल करंट पाते ही क्या होता है, वो चमकने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमेशा किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो ये क्या करता है, ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, जबकि मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर का मुख्य हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है कौन, प्रिंटर। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में मौजूद सॉफ्ट कॉपी को भौतिक माध्यम फिजिकल मीडियम जैसे कागज पर स्थायी रूप में छापने का कार्य करता है। तो जो सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर्स पे उपलब्ध है उसको क्या करता है, ये फिजिकल मीडियम मतलब कागज पर परमानेंट रूप में उसको प्रिंट करने का कार्य करता है। इसमें कुछ सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन को, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल टर्म्स। तो पहला है प्रिंटर की तकनीकी मापन इकाइयाँ, टेक्निकल मेजरमेंट्स यूनिट्स। सबसे पहले हम देखेंगे डॉट्स पर इंच। याद करिए डॉट्स पर इंच हम कहीं बताए थे आपको, उसको भी जाकर देखिएगा लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने। तो यह प्रिंटर की छपाई रेजोल्यूशन, प्रिंटिंग रेजोल्यूशन या स्पष्टता, क्लैरिटी को मापने की वैश्विक मानक इकाई, ग्लोबल स्टैंडर्ड यूनिट है। तो जो डीपीआई होता है मतलब डॉट्स पर इंच, यह क्या है, प्रिंटिंग रेजोल्यूशन का ग्लोबल स्टैंडर्ड यूनिट है। यह दर्शाता है कि प्रिंटर कागज के एक रैखिक इंच, एक लिनियर इंच के भीतर स्याही या टोनर को कितना नन्ही बूंदों में रख सकता है। डीपीआई का मान जितना हाइयर होगा, पिक्सेलेशन उतना ही कम होगा और इमेज उतना ही साफ दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आया। तो डीपीआई क्या है, एक ये मतलब डीपीआई क्या दर्शाता है कि प्रिंटर कागज के रैखिक इंच के भीतर स्याही या टोनर को कितना नन्ही बूंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कितना नन्ही बूंदों को इसके ऊपर गिरा रहा है। और डीपीआई का मान जितना हाइयर होगा, जितना हाइयर डीपीआई होगा, पिक्सेलेशन बहुत कम होगा और इमेज उतनी ही साफ दिखाई देगी। सीपीएस की बात करें, कैरेक्टर्स पर सेकेंड की, तो प्रति सेकंड छपने वाले कुल अक्षरों की संख्या या क्या कहलाती है, कैरेक्टर्स पर सेकंड। यह सीरियल प्रिंटर्स जैसे डॉट मैट्रिक्स की गति को मापने का पैमाना है। तो डॉट मैट्रिक्स के गति के मापने का पैमाना किसमें मापा जाता है, कैरेक्टर्स पर सेकंड में। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड में कितना अक्षर प्रिंट हो रहे हैं उसे कैरेक्टर्स पर सेकेंड कहा जाता है। एलपीएम की बात करें, लाइन पर मिनट, तो एक सेकेंड में कितना, सॉरी एक मिनट में, प्रत्येक मिनट में कितने लाइंस की संख्या छप रही है उसे क्या बोलेंगे, क्या बोला जाता है, लाइंस पर मिनट। और ये लाइन प्रिंटर के गति को मेजर करने का यूनिट है। पीपीएम की बात करें, पेज पर मिनट, तो एक मिनट में कितने पेज छपे जा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, पेज पर मिनट। और ये आधुनिक पेज प्रिंटर्स जैसे लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स को मापने की मानक इकाई है। प्रिंटर्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर्स पे आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो कागज होते हैं उसके ऊपर इंकहेड हैमर करता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इंकहेड होता है उसके ऊपर हैमर नहीं करता। तो इंकहेड इसके ऊपर हैमर करता है। टकराता है, ठीक।
कागज। इसमें इंकहेड नहीं टकराता। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उसके ऊपर जो इंकहेड होता है वो टकराता है बहुत ही जोर से, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें इंकहेड नहीं टकराता। ये लेजर टेक्निक पर बेस होते हैं या केमिकल टेक्निक पर बेस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? ये प्रिंटर टाइपराइटर के यांत्रिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जैसे टाइपराइटर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक लेटर टाइप करता है, एक कैरेक्टर टाइप करता है, तो वो पट्ट से कागज पे गिरता है। ठीक है, और जो भी लेटर टाइप किया तो हैमर करता है। हैमर करने के बाद वो क्या होता है, इंक उसके ऊपर लगाता है और इंक की मदद से उसके ऊपर वो लेटर प्रिंट हो जाता है। तो इनमें धातु या प्लास्टिक के छोटे पिन्स या कैरेक्टर्स हथौड़ों की तरह एक स्याही से सने रिबन पर लगे होते हैं, और जो कि स्ट्राइक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, धातु या प्लास्टिक के छोटे पिन्स होते हैं, और इन्हीं पिन्स के ऊपर कैरेक्टर्स छपे होते हैं। और और इन जो ये कैरेक्टर छपे होते हैं, इन पर क्या लगा रहता है, स्याही लगा होता है, और यही जो पिन्स होते हैं वह कागज पर चोट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, जिससे रिबन के नीचे रखे कागज पर अक्षर छप जाते हैं। ये बताया मैंने कि इनमें धातु या प्लास्टिक के छोटे पिन्स या कैरेक्टर हथौड़ों की तरह एक स्याही से सने रिबन पर चोट करते हैं, जिससे रिबन के नीचे रखे कागज पर अक्षर छप जाता है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो ये छपाई करते समय अत्यधिक शोर करते हैं, इनकी गति बहुत धीमी होती है और प्रिंटिंग की गुणवत्ता निम्न होती है। ये केवल एक निश्चित फॉन्ट में ही छपाई कर सकते हैं और जटिल ग्राफिक्स चित्र नहीं बना सकते हैं। लाभ की बात करें तो ये कार्बन कॉपी छापने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनमें भौतिक दबाव फिजिकल प्रेशर का उपयोग होता है। तो फिजिकल प्रेशर का उपयोग होने के कारण ये कार्बन कॉपी छापने का बहुत ही अधिक क्षमता रखते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हम पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में ड्रम और चेन प्रिंटर भी होता है। तो सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हम थोड़ा वर्किंग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रिंट हेड कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं सबसे पहले। तो इसके प्रिंट हेड में धातु की छोटी पिन्स या एक ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। आमतौर पर इसमें 9 पिन्स या 24 पिन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में या तो 9 पिन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा या तो 24 पिन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये जो सभी पिन्स होते हैं वह वर्टिकल मैट्रिक्स में होते हैं। 24 पिन वाले प्रिंटर की छपाई की गुणवत्ता नियर लेटर क्वालिटी 9 पिन से बहुत ही अधिक होती है। ठीक, सोलेनॉइड तकनीक की बात करें तो प्रिंट हेड के भीतर प्रत्येक पिन के पीछे एक छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड लगा होता है। जब करंट प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण पिन तीव्र गति से बाहर निकलकर स्याही से सने कपड़े रिबन पर चोट करते हैं। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर सोलेनॉइड होता है, ये सोलेनॉइड क्या करता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा, जिसके कारण इस पे लगा पिन, सोलेनॉइड पे लगा पिन क्या करता है, वो बाहर निकलता है और रिबन पर बहुत तेज से हैमर करता है। और हैमर रिबन पे क्या लगा रहता है, स्याही लगी रहती है, और वो स्याही जाकर किस पे छप जाती है, कागज पर छप जाती है। ठीक है, द्विदिशीय छपाई बाई डायरेक्शनल प्रिंटिंग की बात करें तो आधुनिक डीएमपी दोनों दिशाओं में छाप सकते हैं, यानी बाएं से दाएं जाते समय या दाएं से बाएं आते समय, जिससे समय की बचत होती है। उपयोग की बात करें तो प्रति पेज न्यूनतम लागत लोवेस्ट कास्ट पर पेज और मल्टी पार्ट फॉर्म्स कार्बन कॉपी छापने की क्षमता के कारण इसका उपयोग रेलवे, बैंकों की पासबुक रजिस्ट्री और कुरियर रसीदों में किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ कहाँ काफी उपयोग किया जाता है, बैंकों की पासबुक प्रविष्टि में और रेलवे में, साथ में कुरियर रसीदों का छपाई में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर की बनावट की बात करें तो इसमें एक गोल प्लास्टिक या धातु का चक्र होता है। ठीक, तो इसमें एक सर्कुलर डिजाइन होता है, और ये किसका बना होता है, किसका, प्लास्टिक या
मेटल का, जो गुलदाउदी के फूल डेजी फ्लावर जैसा दिखता है, तो डेजी फ्लावर जैसा दिखने का इसे डेजी व्हील प्रिंटर भी कहा जाता है। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी के छोर पर एक तैयार अक्षर उभरा होता है। ठीक है, तो इसी के प्रत्येक पंखुड़ी के ऊपर क्या लगा रहता है, पिंस के फॉर्म में अक्षर, उसी पिंस पे अक्षर प्रिंट होते हैं। कमी की बात करें तो ये एक सर्वो मोटर व्हील को घुमाती है, तो एक सर्वो मोटर होती है जो व्हील को घुमाती है और सही अक्षर के सामने आने पर हथौड़ा उस पर चोट करता है। यह केवल टेक्स्ट छाप सकता है या ग्राफिक्स या चित्र छापने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। तो डिजिटल प्रिंटर में क्या होता है, एक आ, गोल प्लास्टिक या धातु का सर्कुलर डिजाइन होता है। ये कैसा दिखता है, डेजी फ्लावर की तरह, इसलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। और जो इसके पंखुड़ियाँ होती हैं, प्रत्येक पंखुड़ी पर पिंस में लेटर बने होते हैं। ठीक है, और जब और इसके अंदर एक क्या लगा रहता है, सर्वो मोटर, और जब सर्वो मोटर घूमता है और जो हमको प्रिंट कराना है, जो लेटर हमको प्रिंट कराना है, जो जैसे ही वो लेटर आएगा वो क्या करेगा, वो सही अक्षर आने पर क्या करता है, उसको चोट करता है, मतलब हैमर करता है, और हैमर करने के बाद यह प्रिंट करता है। तो प्रिंट में सिर्फ ये टेक्स्ट फॉर्मेट को ही प्रिंट कर सकता है, इससे कोई भी ग्राफिक्स या चित्र नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर, जिसके अंतर्गत ड्रम और चेन प्रिंटर भी आता है। तो इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, कागज पर एक एक अक्षर छापने के बजाय एक बार में पूरी लाइन को ही छाप सकता है ये। तो लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक एक अक्षर नहीं छापता, ये पूरी लाइंस को ही एक बार में छाप सकता है। तो इसकी स्पीड की बात करें, क्योंकि ये पूरी एक लाइन को एक साथ प्रोसेस करता है, इसलिए इसकी गति सामान्य सीरियल प्रिंटर जो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी प्रिंटर से उनसे कई गुना तेज हो जाती है। और इसकी गति लाइन्स पर मिनट में मेजर की जाती है, और यह प्रति मिनट में 300 से लेकर 3000 लाइन्स को छाप सकता है। मैकेनिकल फीचर, यांत्रिक विशेषता की बात करें तो इसमें कागज के पीछे हथौड़ों का पूरा एक समूह या कतार होता है। तो इसमें एरे ऑफ हैमर्स होता है, मतलब जो भी पिंस हैं वो उनका एक बहुत ही अधिक नंबर में क्या होता है, एरे होता है या समूह होता है। इसमें जितने कॉलम उतने ही हथौड़े एक साथ काम करते हैं। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग भारी मात्रा में डेटा या रिपोर्ट छापने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर और बड़े डेटा केंद्रों पर व्यावसायिक छपाई में किया जाता है। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया जाता है ताकि बड़े बड़े डेटा उसको छाप सकें, और साथ में डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे भी एज अ कमर्शियल छपाई में किया जाता है। इसके प्रकार की बात करें तो लाइन प्रिंटर दो प्रकार से के होते हैं, एक ड्रम प्रिंटर, दूसरा है चेन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर बेलनाकार ड्रम होता है, फिक्स कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, और चेन प्रिंटर में घूमने वाली चेन होती है और मूविंग कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। ड्रम प्रिंटर की बात करें तो यह क्या है, एक लाइन लाइन प्रिंटर का एक विशिष्ट प्रकार है, स्पेसिफिक टाइप है। तो ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर की सीढ़ी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मैकेनिकल डिजाइन है। तो ये जो ड्रम प्रिंटर होते हैं ये लाइन प्रिंटर का ही एक पार्ट है, मतलब लाइन टाइप है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइंस होते हैं। इसके केंद्र में धातु का एक ठोस बेलनाकार ड्रम होता है जो बहुत तेजी से घूमता रहता है। इस ड्रम के बाहरी सतह पर अक्षरों की पंक्तियां उभरी होती हैं। ड्रम पर उतने ही गोल चक्र या बैंड होते हैं जितने कॉलम की लाइनें छापनी होती है। तो जितने कॉलम की लाइनें छापनी होती है उतने ही क्या होंगे, उसके ऊपर गोल चक्र होते हैं। जैसे 132 कॉलम के लिए 132 बैंड, तो जितने कॉलम होंगे उतने बैंड होंगे या चक्र होंगे। प्रत्येक बैंड पर ए से लेकर जेड तक या 0 से लेकर 9 तक विशेष चिन्ह उभरे होते हैं। ड्रम के ठीक सामने कागज और स्याही वाले रिबन के पीछे हथौड़ों की एक पूरी कतार लगी होती है। हर एक कॉलम के लिए एक स्वतंत्र हथौड़ा होता है। तो जितने ही कॉलम होंगे उतने सभी कॉलम के लिए अलग अलग हैमर्स होते हैं। यदि कोई हथौड़ा कुछ माइक्रोसेकंड की देरी से भी चोट करता है तो अक्षर अपनी लाइन से थोड़ा ऊपर या नीचे छप जाता है। इसके कारण छपे ये सब सीधे दिखाई देने के बजाय लहरदार दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी हैमर कुछ देरी बाद चोट करता है किसी ऊपर, कागज के ऊपर, मतलब रिबन के ऊपर, तो रिबन से जो इंक कागज के ऊपर छपती है वो कैसा दिखाई देने लगती है, वेवी या मिस अलाइन लाइन्स में आ जाती है, दूसरे लाइन्स में भी आ जाती है। बात करें लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर की तुलना की, तो लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि यह प्रिंट करने की गति और क्षमता आधारित एक व्यापक वर्ग या श्रेणी कैटेगरी में आता है, जबकि ड्रम प्रिंटर क्या आता है, एक विशिष्ट हार्डवेयर तकनीक से काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजाइन के रूप में ये काम करता है।
बनावट की बात करें तो इसमें छपाई के लिए चेन, बैंड और ड्रम का भी उपयोग हो सकता है, जबकि ड्रम प्रिंटर में सिर्फ रोटेटिंग सिलेंडर का ही यूज हो सकता है। कैरेक्टर्स मूवमेंट की बात करें तो लाइन प्रिंटर में कैरेक्टर किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, लेकिन ड्रम प्रिंटर में सिर्फ वर्टिकल रोटेशन होता है। ड्रम प्रिंटर में सिर्फ वर्टिकल रोटेशन होगा और रोटेटिंग सिलेंडर होता है इसमें, और यह स्पेसिफिक हार्डवेयर मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। जबकि लाइन प्रिंटर एक व्यापक श्रेणी के अंदर आता है और इसमें छपाई के लिए चेन, बैंड या ड्रम लगा होता है, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिशाओं में घूम सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, अभी बताया था मैंने कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये बिना कागज पे हैमर किए जो भी अक्षर, लाइन्स या टेक्स्ट प्रिंट करना होता है वो आसानी से प्रिंट कर देते हैं। जिसमें इसमें सबसे पहला आएगा इंकजेट प्रिंटर, दूसरा आएगा लेजर प्रिंटर, तीसरा आएगा थर्मल प्रिंटर, और इसमें आएगा 3D प्रिंटर लास्ट। ठीक है, सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर देख लेते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर की बनावट की बात करें तो इसमें एक प्रिंट हेड होता है। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंट हेड होता है जो बेल्ट के माध्यम से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमता है, और इसमें तरल स्याही लिक्विड की डब्बियां होती हैं जिसमें कार्टिज कहा जाता है। हमेशा पूछा था कार्टिज क्या होता है, तो कार्टिज क्या होता है, इसमें जो इंकजेट प्रिंटर में तरल स्याही लिक्विड इंक की डब्बियां होती हैं उन्हें कार्टिएज कहा जाता है। ठीक है, और इनके इंकजेट की आंतरिक बनावट की बात करें इसमें एक प्रिंट हेड होता है, और ये जो प्रिंट हेड होते हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में घूमते रहते हैं, किसके माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से। इंक इंजेक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैसे इंक निकलता है कागज पर छपने के लिए, तो उसके बात करें तो कार्टेज से स्याही को नोजल सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से बाहर निकालने की दो मुख्य टेक्नोलॉजीज हैं। सबसे पहले है थर्मल बबल टेक्निक और दूसरा पीजो इलेक्ट्रिक टेक्निक। ओके, तो थर्मल बबल टेक्निक में क्या होता है, इसमें नोजल के ठीक पीछे एक छोटा सा हीटिंग एलिमेंट होता है। तो जो थर्मल बबल टेक्निक होता है उसमें क्या होता है कि जो ये नोजल होता है उसके पीछे क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट। थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल में वहाँ पे हीट जनरेट होगा तभी नोजल से वो निकलता है इंक। तो जब विद्युत पल्स आती है तो यह हीटिंग एलिमेंट स्याही को लगभग 300 डिग्री तक तुरंत गर्म कर देता है। तो ये जो थर्मल बबल टेक्निक में क्या होता है, जो नोजल है उसके पीछे क्या लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें आता है तो यह क्या करता है, हीटिंग एलिमेंट उसको जो स्याही होता है उसको 300 डिग्री तक गर्म कर देता है, जिससे स्याही एक वाष्प बुलबुला बन जाता है। तो स्याही क्या होगा, कैसा बन जाएगा, वाष्प बुलबुला, मतलब वेपर बबल में कन्वर्ट हो जाता है, और यह बुलबुला फैलकर स्याही की एक बूंद के को नोजल से बाहर कागज पर ढकेलता है। दूसरा पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, इसमें हीटिंग एलिमेंट के स्थान पर एक विशेष पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा होता है। जब इस क्रिस्टल को विद्युत वोल्टेज दिया जाता है तो यह भौतिक रूप से मुड़ता या वाइब्रेट करता है। तो अब इसमें क्या होता है, थर्मल बबल टेक्निक में क्या हो रहा था, जो नोजल होता है उसके ठीक पीछे क्या लगा होता था, हीटिंग रजिस्टर्स। तो हीटिंग रजिस्टर्स क्या काम करते थे कि ये जो स्याही होता था उसको 300 डिग्री तक गर्म कर देते थे, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, बबल, वेपर बबल में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, और वेपर बबल निकल कर नोजल से निकल कर कागज पर जब गिरते थे तो प्रिंट होता था। और इसमें कौन कौन से और कहाँ यूज किया जाता था, कैनन और एचपी के प्रिंटर्स में। जबकि पीजो इलेक्ट्रिक टेक्निक की बात करें तो इसमें क्या होता था, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगे होते हैं, और जब इन्हें विद्युत वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो मुड़ जाते हैं या वाइब्रेट करते हैं, और इसी कंपन से अंदर एक यांत्रिक दबाव मैकेनिकल प्रेशर बनता है जो स्याही की बूंद को बाहर फेंक देता है। तो इसी कंपन या के कारण क्या होता है, इसी वाइब्रेशन या फ्लैक्स के कारण अंदर जो इसके अंदर क्या होता है, जो नोजल होता है उसके अंदर क्या बनेगा, मैकेनिकल प्रेशर बनेगा। मैकेनिकल प्रेशर बनने के कारण स्याही की बूंद को वो बाहर फेंक देता है, और इससे स्याही गर्म नहीं होती। इसका उपयोग इप्सन के प्रिंटर में किया जाता है। तो कैनन और एचपी के प्रिंटर में क्या यूज किया जाता है, कौन सा, थर्मल बबल टेक्निक, जबकि इप्सन में पीजो इलेक्ट्रिक टेक्निक। सीएमवाई के कलर मॉडल की बात करें तो रंगीन प्रिंटिंग के लिए यह 4 मूल रंगों के डार्ट्स के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले सी से सियान, एन से
मंजेटा वाई से येलो और के से की या ब्लैक। तो सी में क्या होता है, हरा और नीला रंग का मिश्रण। मैजेंटा में हरा गहरा गुलाबी और लाल रंग, येलो में पीला रंग, और की या के मतलब इसमें क्या होता है, ब्लैक रंग होता है। और इसे की इसलिए कहते हैं क्योंकि इन रंगों की रूपरेखा और गहराई, ये सभी रंगों की रूपरेखा और गहराई तय करता है। लेजर प्रिंटर परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यह आज के समय सबसे तेज, सबसे मूक और सबसे उच्च गुणवत्ता वाला पेज प्रिंटर है। यह एक बार में पूरा पेज प्रोसेस करता है, या और यह सबसे जटिल और उच्च गति वाला पेज प्रिंटर होता है, जिसकी कार्यप्रणाली 6 मुख्य चरणों में विभाजित है, जो कि चार्जिंग, एक्सपोजर, डेवलपिंग, ट्रांसफरिंग, फ्यूजिंग एंड क्लीनिंग है। तो ये क्या करते हैं, आज के सबसे सबसे फास्टेस्ट और सबसे कम आवाज़ करने वाली और हाइयर रिजोल्यूशन में पेज को प्रिंट करने वाला प्रिंटर्स होता है। ये पूरे पेज को एक बार में ही प्रिंट कर देता है। ओके। और लेजर प्रिंटर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और हाइयर स्पीड वाला पेज प्रिंटर है। इसके सभी चरणों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है चार्जिंग। तो चार्जिंग में क्या होता है, तो प्रिंटर के भीतर एक एल्युमिनियम का बेलनाकार ड्रम होता है। ठीक है। तो चार्जिंग में क्या होता है, प्रिंटर के अंदर एक एल्युमिनियम का बेलनाकार ड्रम होगा, जो एक फोटो कंडक्टिव ड्रम कहते हैं। और ये क्या होता है, फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है, मतलब फोटो यहाँ पे लाइट से जब इसके ऊपर लाइट गिरेगा तो ये क्या होगा, कंडक्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा। जो यह एक प्राथमिक चार्ज रोलर इस ड्रम को पूरी सतह पर समान ऋणात्मक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फैला देता है। तो इसके अंदर ही क्या होता है, एक प्राइमरी चार्ज रोलर होता है, पीसीआर इसको बोलते हैं। और ये क्या करता है, ड्रम की पूरी सतह पर एक समान ऋणात्मक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फैला देता है। ठीक है। एक्सपोजर की बात करें तो जब एक लेजर डायोड घूमते हुए दर्पणों, रोटेटिंग मिरर्स की मदद से ड्रम पर प्रकाश की बीम डालता है। ड्रम की विशेषता यह है कि जहां प्रकाश पड़ता है वहां ऋणात्मक चार्जें समाप्त हो जाती हैं। तभी बताया था मैंने कि जो फोटो कंडक्टिव ड्रम होते हैं वो क्या करते हैं, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो वहां पे करंट जनरेट होगा, कौन सा, पॉजिटिव करंट। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव करंट मिलेंगे तो उसको क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे होता है। तो जब ड्रम पे प्रकाश पड़ता है तो जो भी ऋणात्मक चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस प्रकार ड्रम पर अक्षरों का एक अदृश्य विद्युत चित्र, मतलब लेटेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बन जाता है। डेवलपिंग की बात करें तो क्या होता है इसमें कि ड्रम के बगल में ही एक मैग्नेटिक इंक का पाउडर होता है, जिसे टोनर कहते हैं। टोनर में क्या होता है, मैग्नेटिक इंक होता है। इस टोनर पाउडर पर भी ऋणात्मक चार्ज होता है। तो ये जो मैग्नेटिक इंक होते हैं इनके ऊपर क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज होंगे, मतलब निगेटिव चार्ज होगा, और समान चार्ज एक दूसरे को दूर ढकेलता है। तो अभी क्या होता है, अभी जो ड्रम था, ड्रम पे जहाँ पे प्रकाश पड़ी है, ठीक है, तो वहाँ जहाँ जहाँ पे प्रकाश पड़ी है वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, बाकी और नेगेटिव चार्ज उस पे हैं। तो अब क्या होगा कि जो ये इंक है, ये भी क्या है, जो ये इंक है वो भी क्या है, ऋणात्मक चार्ज में है। तो आप जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर ढकेलते हैं। इसलिए टोनर ड्रम के चार्ज वाले हिस्से पर नहीं चिपकता है। तो जहाँ पे भी ऋणात्मक चार्ज है वहाँ पे टोनर नहीं चिपकेगा, यह केवल उसी हिस्से पर चिपकता है जहाँ लेजर लाइट ने चार्ज को न्यूट्रलाइज है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जहाँ वहाँ पे चिपकेंगे जहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। ट्रांसफरिंग की बात करें तो कागज को ड्रम के नीचे से गुजारा जाता है। कागज के पीछे एक ट्रांसफर रोलर होता है। यह बहुत शक्तिशाली, मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। तो कागज को ड्रम से नीचे से गुजारा जाता है, और कागज पीछे क्या होता है, ट्रांसफर रोलर होता है। और ये ट्रांसफर रोलर क्या होते हैं, बहुत ही हाईली पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होता है। तो ये धनात्मक चार्ज ड्रम पर चिपके ऋणात्मक टोनर पाउडर को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैसे ही ड्रम के पास जाएगा, ठीक है, तो ड्रम के ऊपर जो इंक है वो किसमें है, निगेटिव चार्ज में है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो अपनी तरफ खींच लेगा। अब फ्यूजिंग की बात करें, टोनर अभी कागज पर केवल पाउडर के रूप में है। कागज को दो गर्म रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जिसे फ्यूजर असेंबली कहते हैं। यह टोनर के प्लास्टिक रेजिन को उच्च तापमान लगभग 200 डिग्री और भारी दबाव से पिघलाकर कागज के रेशों में स्थायी रूप से चिपका देता है। तो अब फ्यूजिंग का काम क्या रहता है कि फ्यूजिंग में, अच्छा अभी यहाँ तक क्या था, ट्रांसफरिंग में क्या था कि जो इंक थे, इंक किसके ऊपर गिर गए, कागज के ऊपर गिर गए हैं। ठीक है। अब मतलब कागज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, इसके कारण
इसके कारण ट्रांसफर रोलर के कारण। ठीक, अब वो कहाँ जाएगा, दो गर्म रोलर के बीच में जाएगा, और वही गर्म रोलर को क्या बोलते हैं, फ्यूजर असेंबली। फ्यूजर असेंबली, और यही फ्यूजर असेंबली क्या करते हैं, उसे हाइयर तापमान पर और हाइयर प्रेशर पर उसको पिघलाकर उस कागज के रेशों में मतलब परमानेंटली चिपका देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। फ्यूजिंग की बात करें, टोनर अभी कागज पर केवल एक पाउडर के रूप में है, सॉरी अभी तो बताया मैंने, ठीक, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर। तो समझ में आया, ये लेजर प्रिंटर के बारे में अच्छे से समझ में आया। चार्जिंग, एक्सपोजर, डेवलपिंग, ट्रांसफरिंग, फ्यूजिंग और क्लीनिंग, अच्छे से क्लीनिंग छूट गया ना। तो क्लीनिंग में क्या होता है कि अब जो यहाँ पे अब यहाँ से जो परमानेंटली फ्यूज हो गया है किसके उसके ऊपर ही, कागज के ऊपर, तो अब उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो पाउडर बचे होते हैं उस पाउडर को क्लीन किया जाता है। कैसे, उसके अंदर क्या लगे होते हैं, लेजर प्रिंटर, सॉरी हाँ, लेजर प्रिंटर के अंदर ऐसे सॉफ्ट रेसे लगे होते हैं, जो कागज इसके नीचे से जाएगा और वो जो भी एक्स्ट्रा क्या रहता है इसके ऊपर इंक रहता है उसको रिमूव कर देता है। थर्मल प्रिंटर की बात करें तो थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, रिबन और टोनर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का थर्मल पेपर का उपयोग होता है, जिसके ऊपर थर्मोक्रोमिक डाई और एसिड की एक लेयर होती है। ठीक है, और थर्मल प्रिंट हेड क्या करता है, थर्मल प्रिंट हेड के अंदर हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, हाँ, हीटिंग पिंस लगे होते हैं, और जब कागज इनके ऊपर से गुजरता है तो ये क्या करते हैं, पिंस गर्म होती हैं, जो ये पिंस है वो गर्म होती है और कागज के रासायनिक कोटिंग को पिघला देती हैं, और जहाँ पे वो पिघलाती है वो हिस्सा तुरंत क्या हो जाता है, काला हो जाता है। कमी की बात करें तो इसके प्रिंट अस्थायी होते हैं, मतलब टेम्पररी होते हैं, समय के साथ प्रकाश का घर्षण मिलने या मतलब घर्षण या प्रकाश मिलने पर ये अक्षर फीके पड़ जाते हैं। और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर की बात करें तो यह थर्मल प्रिंटर की एक एडवांस टेक्निक है। इसका उपयोग उच्च स्तरीय फोटो छपाई, फोटो प्रिंटिंग और आईडी कार्ड छापने में होता है। इसमें ठोस स्याही को बिना तरल बने सीधे गैस में बदलकर प्रयोग किया जाता है। तो अगर सॉलिड से कोई चीज़ अगर किस में कन्वर्ट हो रही है, पेपर में या गैस में, तो गैस बोल देता हूँ, तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर क्या करता है, अच्छा, 3D प्रिंटर सामान्य प्रिंटरों की तरह केवल कागज के समतल पर छपाई नहीं करता है। तो ये क्या करता है, सिर्फ कागज के जो प्लेन होता है उसके ऊपर सिर्फ छपाई नहीं करता है, ये क्या करता है, बल्कि ये डिजिटल डिजाइन कैड फाइल के आधार पर किसी वास्तविक भौतिक वस्तु, मतलब थ्री डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अगर कोई पूछेगा कि कौन सा प्रिंटर है या कौन सा प्रिंटिंग डिवाइस है जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के डिवाइस पर काम करती है, तो क्या हो जाएगा, 3D प्रिंटर हो जाएगा। इसमें मटेरियल के नीचे से ऊपर की ओर एक ऊपर एक के ऊपर एक पतली लेयर बाय लेयर परत जोड़कर वस्तु को तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर हो गया, चौथा लेयर हो गया, ऐसे एडिशन होगा सभी लेयर्स का, ऐसे डिजाइन किया जाता है और एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। जैसे 3D प्रिंटिंग की मुख्य प्रौद्योगिकियां की बात करें, मतलब कोर 3D टेक्नोलॉजीज की, सबसे पहले इसमें आता है FDM, जिसे हम फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक की पतली तार, जिसे फिलामेंट कहते हैं, लगा होता है, और ये किससे बना होता है, ये जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो कैसा होता है, PLA या ABS प्लास्टिक होता है। ऐसे प्लास्टिक को क्या किया जाता है, एक गर्म नोजल मतलब एक्सट्रूडर के भीतर पिघलाया जाता है। नोजल कंप्यूटर के निर्देशानुसार XYZ की अक्षों पर घूमते हुए पिघले हुए प्लास्टिक को बिछाती जाती है और तुरंत जमकर ठोस रूप लेता है। तो इसमें क्या होता है, अभी FDM टेक्निक्स में या मॉडलिंग में, उसमें प्लास्टिक के पतले तार्स होते हैं, जिन्हें PLA या ABS प्लास्टिक भी कहते हैं, या और इस तार को क्या बोला जाता है, फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट किसके अंदर होते हैं, नोजल के अंदर, और ये नोजल के अंदर ये फिलामेंट क्या होते हैं, गर्म होते हैं, मतलब पिघल जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि XYZ मतलब 3D कोऑर्डिनेट्स की मदद से, कंप्यूटर द्वारा जो निर्देश दिया गया है 3D कोऑर्डिनेट्स पर, उसकी मदद से ये क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं, बिछते जाते हैं और एक ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टीरियो लिथोग्राफी की बात करें, SLA की, तो इसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता, प्लास्टिक के तार का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बर्तन होता है जिसमें
तरल फोटोपॉलीमर रॉड, लिक्विड फोटोपॉलीमर रेजिन, ये बर्तन उस इससे भरा होता है। और जब ये रेजिन के ऊपर पराबैंगनी लेजर लाइट, यूवी लेजर लाइट गिराया जाता है तो ये इसके कारण ये तुरंत सॉलिड में बदल जाता है और ये अत्यधिक सटीक चिकनी सतह वाली वस्तुएं बनाता है। एसएलएस की बात करें, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग की, तो इसमें सामग्री एक महीन पाउडर जैसे नायलॉन, कांच या धातु के पाउडर के रूप में होता है। एक शक्तिशाली लेजर बीम पाउडर के कणों को आपस में पिघलाकर सिंटर बनाती है। इसका उपयोग भारी और औद्योगिक ऊर्जा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेजर प्रिंटर के भीतर वह कौन सा भाग है जो उच्च तापमान और दबाव से टोनर पाउडर को कागज का स्थायी रूप से चिपकाता है। तो क्या बोला था मैंने, बताया था फ्यूजर असेंबली। फिर दूसरा है 3D प्रिंटर किस विनिर्माण सिद्धांत मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। पूछा गया है क्या होता है इसमें, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हैं, मतलब बिछते जाते हैं। तीसरा है एफडीएम, 3D प्रिंटर में उपयोग होने वाले कच्चे प्लास्टिक के धागे या तार को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, फिलामेंट, जैसे पीएलए या एपीएस। क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वोल्टेज के प्रभाव से क्रिस्टल में कंपन पैदा करके स्याही की बूंद बाहर फेंकी जाती है, उसे क्या बोलेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक टेक्निक। ओके, थर्मल टेक्निक में क्या होता था, जो शाही था वो क्या होता था, गर्म हो जाते थे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे, और वो वेपर बबल में कन्वर्ट हो जाते थे और हाई प्रेशर के कारण पेज के ऊपर गिर जाते थे। ठीक, तथ्य 5 की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डीएमपी में प्रिंट हेड की पिंस को आगे धकेलने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट का यूज किया जाता है, विद्युत चुंबकीय घटक का यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलोनॉइड। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, वेक्टर ग्राफिक आउटपुट है। प्लॉटर एक विशेष प्रकार का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो सामान्य प्रिंटर के विपरीत लाइंस को डॉट्स के रूप में छापने के बजाय कंटिन्यूअस लाइंस, लगातार रेखाओं के रूप में छापता है। यह वेक्टर ग्राफिक्स का निर्माण करता है। उपयोग की बात करें तो ब्लूप्रिंट्स में उपयोग किया जाता है, कैड और कैम में उपयोग किया जाता है, और जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, जैसे बड़े भौगोलिक और मौसम संबंधी मानचित्र छापने में। प्लॉटर के प्रकार, फ्लैट बेड प्लॉटर, दूसरा है ड्रम प्लॉटर और तीसरा है कटिंग प्लॉटर। सबसे पहले हम फ्लैट बेड प्लॉटर को देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कागज एक बड़ी सपाट सतह पर पूरी स्थिर रहती है, मतलब एक बड़े टेबल पर, ठीक है, एक बड़े फ्लैट बेड टेबल पर कागज को रख दिया जाता है और एक यांत्रिक आर्म, मैकेनिकल आर्म के सहारे पेन का समूह एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों दिशाओं में घूमकर चित्र बनाता है। तो ऐसे क्या होगा, एक टेबल रहेगा, इसके ऊपर कागज रख देंगे, ठीक, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पेन इधर से और इधर दोनों से क्या करेगा, मतलब अगर ये एक्सिस बन जाएगा तो मतलब इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से बनाते जाएगा, ऐसे बनाते जाएगा, बनाकर क्या मतलब जो भी चित्र है उसको पूरी तरह से कंप्लीट बना देगा। ड्रम प्लॉटर की बात करें, इसमें कागज एक घूमने वाले बेलनाकार ड्रम पर लपेटा जाता है। ड्रम कागज को आगे पीछे खिसकाता है और पेन केवल एक पटरी पर दाएं से बाएं गति करती है। इसमें क्या होता है, एक ड्रम लगा होता है, ड्रम पे ही ऐसे कागज लपेटे गए होते हैं, ठीक, मतलब ऐसे ये कागज, ये ड्रम हो गया, ड्रम पे ऐसे कागज लगे होंगे, तो क्या होगा, ड्रम घूमता है और पेन क्या करता है, पेन यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे प्रिंट करेगा दाएं से, इधर से, क्या बताओ, दाएं से बाएं। फिर आता है कटिंग प्लॉटर। कटिंग प्लॉटर में क्या होता है, इनमें पेन के स्थान पर एक अत्यंत धारदार चाकू या कटर लगा होता है। इसका उपयोग विनाइल शीट्स को काटकर दुकानों के बोर्ड, रेडियम स्टिकर्स और वाहनों के नंबर प्लेट की डिजाइन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि आउटपुट उपकरण, स्पीकर और हेडफोन। तो स्पीकर और हेडफोन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये उपकरण कंप्यूटर के भीतर डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद ऑडियो डेटा को मनुष्य के सुनने योग्य ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है साउंड कार्ड। तो कंप्यूटर का साउंड कार्ड इस बाइनरी डेटा को प्राप्त करता है। डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर,
तो साउंड कार्ड के भीतर एक विशेष इंडिकेटेड सर्किट होता है जिसे डीएसी कहते हैं। ये बाइनरी कोड को एक निरंतर बहने वाले एनालॉग विद्युत संकेत, एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल या वेरिएबल वोल्टेज में बदल देता है। वॉइस कॉल और चुंबक, तो ये क्या करता है, यह एनालॉग करंट स्पीकर के पिछले हिस्से में लगी एक तार की कुंडली जिसे वॉइस कॉइल कहते हैं में जाता है। जब ये एनालॉग सिग्नल बन गया यहाँ से, ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल कहाँ जाएगा, वॉइस कॉइल में जाएगा, और ये कहाँ लगता है, स्पीकर के पिछले हिस्से में लगा होता है, ठीक है। करंट के उतार चढ़ाव के कारण वॉइस कॉइल के चारों तरफ एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है, मतलब एक टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यह कॉइल एक स्थायी परमानेंट मैग्नेट के संपर्क में होते हैं जिसके आकर्षण और विकर्षण बल के कारण कॉइल तेजी से आगे पीछे वाइब्रेट करने लगते हैं। कागज का शंक्वाकार पर्दा, पेपर कोन और डायफ्राम, तो यह कॉइल आगे एक लचीले शंक्वाकार पर्दे, आमतौर पर कागज या प्लास्टिक का बना होता है, से जुड़ी होती हैं। पर्दे के कंपन करने से हवा में दबाव की तरंगें बनती हैं जिन्हें हमारे कान ध्वनि के रूप में सुनते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे होता है, इसके ऊपर एक कागज का ऐसे लगा रहेगा, ऐसे ही रहता है ना, यहाँ पे चुंबक लगा रहता है, मतलब मैग्नेट लगा होता है। तो जब मैग्नेट के पास क्या पहुँचेगा, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे इसको, और वाइब्रेट करने के कारण ये जो यहाँ पे कागज या क्या लगा है, कागज का या तो प्लास्टिक का यहाँ पे बना होता है, तो वो क्या करते हैं, इस वाइब्रेट के कारण इसको किसे बदलते हैं, ध्वनि में बदलते हैं। नेक्स्ट डेटा प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो डेटा प्रोजेक्टर क्या है, इसमें क्या मॉनिटर की तरह होता है, और ये क्या देता है हमको, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस देता है, मतलब इसलिए इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जो कंप्यूटर से प्राप्त वीडियो या छवियों को एक लेंस प्रणाली के माध्यम से किसी बड़ी सफ़ेद स्क्रीन या दीवार पर मैग्नीफाई करके प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग प्रस्तुतियाँ, प्रेजेंटेशन और होम थिएटर में होता है। तो इसमें सबसे पहला है एलसीडी प्रोजेक्टर, दूसरा है डीएलपी प्रोजेक्टर। बारी बारी से इसको देखते हैं। तो एलसीडी प्रोजेक्टर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। इसके वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें एक शक्तिशाली लैंप से निकलने वाले सफ़ेद प्रकाश को विशेष दर्पणों जैसे डाइक्रोइक मिरर कहते हैं के माध्यम से 3 मूल रंगों लाल, हरा, नीला में विभाजित किया जाता है। तो क्या होता कि जब क्या होता है इसमें कि एक शक्तिशाली लैंप से सफ़ेद प्रकाश को विशेष दर्पणों जैसे जिसे डाइक्रोइक मिरर कहा जाता है उससे गुजारा जाता है, और उससे 3 रंग निकलते हैं, लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, नीला, RGB, ठीक है। तो यह तीनों रंगीन प्रकाश किरणें अलग अलग छोटे छोटे एलसीडी पैनल से होकर गुजरती हैं जो पिक्सल को ऑन या ऑफ करके इमेज का लेआउट बनाती हैं। अंत में प्रिज्म इन तीनों रंगों को मिलाकर एक पूर्ण चित्र बनाता है जो लेंस के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये जो तीनों रंग निकली हैं इससे डाइक्रोइक मिरर से तो ये किससे गुजरेंगी, एलसीडी पैनल से, और जो अलग अलग ये सभी अपने अलग अलग एलसीडी पैनल से गुजरेंगी, और ये एलसीडी पैनल्स क्या बनाएंगे, पिक्सल में उसको कन्वर्ट करेंगे, और पिक्सल में कन्वर्ट करने के बाद फिर इन सभी पिक्सलों को किस पे गुजारा जाता है, प्रिज्म से, और ये प्रिज्म क्या करते हैं, सभी पिक्सलों को मिलाकर, सभी रंगों को मिलाकर एक कंप्लीट इमेज फॉर्म करते हैं, और ये कंप्लीट इमेज फिर लेंस के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसका लाभ में रंगों की शुद्धता, कलर सैचुरेशन बहुत ही बेहतरीन और प्राकृतिक होती है। दूसरा है डीएलपी प्रोजेक्टर जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, और इसमें क्या लगा होता है, एक डीएमडी चिप लगा होता है जिसे कि डीएलपी प्रोजेक्टर का हार्ट भी कहा जाता है। यह सेमीकंडक्टर चिप होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे रहेंगे, कुचालक के रूप में, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये सुचालक बन जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और भी होते हैं। तो जिसकी सतह पर लाखों की संख्या में सूक्ष्म एल्यूमिनियम के माइक्रोस्कोपिक दर्पण मतलब माइक्रोस्कोपिक मिरर लगे होते हैं। प्रत्येक छोटा दर्पण एक पिक्सल को दर्शाता है। यह दर्पण एक सेकंड में हजारों बार झुक सकते हैं। तो ये इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप पे क्या लगा होता है, एल्युमिनियम के मिरर्स लगे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और सभी दर्पण एक पिक्सल का निर्माण करते हैं।
ठीक है। और ये दर्पण क्या होते हैं, एक सेकंड में हजारों बार मुड़ सकते हैं या स्विच हो सकते हैं। कलर व्हील की बात करें तो प्रकाश सबसे पहले एक तेजी से घूमने वाले रंगीन चित्र कलर व्हील से गुजरता है, जो प्रकाश को लाल, हरा, नीला बनाता है, और फिर ये प्रकाश डीएमडी चिप के दर्पणों से टकराकर लेंस के माध्यम से बाहर प्रोजेक्ट होता है। इसमें चित्र का कंट्रास्ट रेशियो अत्यंत उच्च होता है, काले रंग की गहराई बहुत शानदार होती है, इसमें मोशन ब्लर नहीं होता है, और सिनेमाघरों डिजिटल सिनेमा में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो गणितीय सूत्रों के आधार पर सतत रेखाओं कंटिन्यूअस लाइन से खींचकर वेक्टर ग्राफिक्स बनाने वाले विशिष्ट आउटपुट डिवाइस का क्या नाम है, प्लॉटर। अभी बताया था मैंने। कंप्यूटर के भीतर डिजिटल ऑडियो डेटा 01 को स्पीकर के लिए एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलने वाले घटक का क्या नाम है, डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर है विनाइल शीट्स और रेडियम स्टिकर्स को वांछित आकार में काटने के लिए पेन के स्थान पर ब्लेड का उपयोग करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, वह है कटिंग प्लॉटर। फिर है किस प्रोजेक्टर तकनीक में चित्र बनाने के लिए लाखों छोटे घूमने वाले दर्पणों वाले डीएमडी चिप डिजिटल माइक्रो मिरर का उपयोग किया जाता है, अभी बताया था, डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग टेक्निक में। फिर आता है ड्रम प्लॉटर में कागज की गति किस अक्ष पर नियंत्रित की जाती है और पेन की गति किस अक्ष पर, तो कागज की गति एक्स वाई अक्ष पे और पेन की गति एक्स अक्ष पे नियंत्रित की जाती है। तो यहीं पे हमारा ये आउटपुट डिवाइस का चैप्टर खत्म हुआ। इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा पाथवे से जुड़िए। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को ऐड कीजिए, और जैसे ही क्लास प्लेलिस्ट में ही होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट कराया जा रहा है कंप्यूटर का, वो भी टॉपिक वाइज। आप जाइए, जुड़िए, मॉक टेस्ट करिए, जो भी डाउट हो रहा है टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में ज्वाइन होकर उस डाउट को पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।